डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन इशफाक अकाउंटिंग लेक्चर सीरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैश बुक। क्योंकि ये हमारे सिलेबस का लाजमी हिस्सा है, इसलिए हम इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। कैश बुक बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसी बुक जिसमें हम कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कैश ट्रांजैक्शंस में दो तरह की कैश ट्रांजैक्शंस, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। इनफ्लो ऑफ कैश से मुराद ये कि हमने एक खास वक्त में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, वो खास वक्त एक दिन हो सकता है, एक हफ्ता हो सकता है, एक महीना हो सकता है, एक साल हो सकता है, उस एक पर्टिकुलर खास टाइम में हमने कितनी कैश रिसीव की। हमसे मुराद बिजनेस, क्योंकि हम ये बुक बना रहे हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में हम तफसील से देखेंगे कि बिजनेस ने एक खास वक्त में कितनी कैश रिसीव की, उसे कैश इनफ्लो कहा जाएगा। फिर हम डिस्कस करते हैं कि कैश आउटफ्लो उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की जिसमें बिजनेस ने कैश रिसीव की, उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बिजनेस ने कितनी कैश पे की। इस कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो की मदद से हम ये पता लगाते हैं, हम ये मालूम करते हैं कि अभी हमारे पास मौजूदा कैश की सूरत हाल क्या है। उसे हम नाम देते हैं कैश बैलेंस। मजीद तफसील में जाने से पहले आपने एक चीज जहन में रखनी है कि कैश बुक में सिर्फ हम कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जो हमारे पास उधार यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है, उन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता इस कैश बुक में। क्रेडिट ट्रांजैक्शन से मुराद क्या है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन से मुराद ये है जितना भी उधार खरीदो फरोख्त है, उस उधार खरीदो फरोख्त को, सेल परचेज को हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि जब हमें खरीदो फरोख्त के बाद उधार जब हमें रिसीव होगा या जब हम वो उधार पे कर देंगे तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि सेल परचेज को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जो इनके बाद हमें अमाउंट रिसीव होगी, अमाउंट हम पे करेंगे, उसको हम कैश बुक में लाजमी तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। बेसिकली इस कैश बुक में हमें तीन चीजें हमने देखनी होगी, तीन चीजें हमने डिस्कस करनी है। कैश इनफ्लो कितना है, मतलब हमें एक खास वक्त में कितनी कैश रिसीव हुई, मिली कितनी कैश, एक खास वक्त में हमने कितनी कैश पे की, और अब हमारे पास मौजूदा बाकी रकम, बाकी कैश कितनी है, उसे हम कैश बैलेंस का नाम देते हैं। सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस बेसिकली रिकॉर्ड की जाती हैं, क्रेडिट उधार ट्रांजैक्शंस को इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अब कैश बुक बनाने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो किसी भी लेवल ऑफ बिजनेस की कैश बुक हो, तीनों फॉर्मेट ऑफ बिजनेस में, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, कैश बुक बनाने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बच्चों। जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास में, वो हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल कैश बुक यानी कि सिंगल कॉलम कैश बुक।
फिर हम डिस्कस करेंगे डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक और पता लगाएंगे कि कैश बुक में कैश इनफ्लोज को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैश आउटफ्लोज को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के जरिए कैश बुक बनाई जाती है। वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है कैश बुक का? कैश बुक ये जो पोर्शन डबल लाइंस यहां तक है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है जिसे हम नाम देते हैं डेबिट का। इस लेफ्ट हैंड साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे रसीट्स को। जो हम अमाउंट वसूल करेंगे, रिसीव करेंगे, वो किसी भी सोर्स से हो, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे रसीट साइड पे। ये रसीट साइड हमारी। फिर इसी तरह से एक इसकी पेमेंट साइड बनेगी। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि इसका नाम तो सिंगल कॉलम कैश बुक है, इसमें 10 कॉलम्स क्यों बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 कॉलम्स ऑफ कैश बुक इसको क्यों नहीं लिखा हमने 10 कॉलम कैश बुक? वो इसलिए बच्चों कि इसमें हम जो कॉलम्स काउंट करते हैं वो सिर्फ अमाउंट का कॉलम काउंट करते हैं, बाकी कॉलम्स हम इसमें इग्नोर करते हैं। इस सिंगल कॉलम कैश बुक में अमाउंट का एक ही कॉलम है, इसलिए इसको सिंगल कॉलम कैश बुक कहा जाता है। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, वॉचर नंबर और अमाउंट। फिर इतने ही कॉलम्स राइट हैंड साइड पे बनेंगे, जिस राइट हैंड साइड को हम नाम देते हैं क्रेडिट का, और इस साइड पे हम तमाम पेमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। जब भी हम कोई अमाउंट पे करेंगे तो उसे इस पेमेंट साइड पे लिखेंगे। इतने ही कॉलम्स आप बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, वॉचर नंबर एंड अमाउंट। ये इसकी दो साइड्स आपने बना दी। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है स्टूडेंट्स जिसमें हम कैश बुक बनाते हैं, क्योंकि ये कैश बुक बनाई जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मुराद ये है कि तमाम ट्रांजैक्शंस को डेट की तरतीब से आप रिकॉर्ड करते हैं। डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का नाम है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तमाम ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए इसमें सबसे पहला कॉलम डेट का। फिर यहां पे आप तफसीलात देते हो कि कौन सी अमाउंट, क्यों आपने अमाउंट रिसीव की, वजह बताते हो अमाउंट रिसीव करने की। हमने चीजें बेची हैं, किसी उधार लेना था, कोई बैंक से लोन लिया आपने, कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, वो तफसीलात आप पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखते हो। जर्नल फोलियो, आप जर्नल का रेफरेंस बताते हो। इसमें आप ट्रांजैक्शंस की आईडीज बताते हैं कि ये ट्रांजैक्शन इस जर्नल के इस पेज से उठाई गई है। वो बेसिकली पेज नंबर ऑफ जर्नल आप यहाँ से देते हैं, और रेलेवेंट अमाउंट को आप रिसीट साइड पे, रिसीट जितनी आपने अमाउंट रिसीव की, उस रिसीट की अमाउंट को आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं। इसी तरह से पेमेंट साइड पे डेट कॉलम, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। तमाम ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज, जितनी आप पेमेंट्स करते जाएंगे उन तमाम पेमेंट्स को आपने डेट वाइज यहां पर रिकॉर्ड करना है। जिस वजह से आप कैश पे कर रहे हो
कोई चीज़ कोई चीज़ आपने खरीदी है, उसके पैसे दिए हैं, कोई एक्सपेंस आपने पे किया, किसी का उधार आपने पे किया, तो वो सारी ट्रांजैक्शंस डेट वाइज आप यहां पे रिकॉर्ड कर लेते हो और उन पेमेंट्स की अमाउंट यहां पे। एक कॉलम वॉचर नंबर का है, बेसिकली ये रसीद है, रसीद वो रसीद नंबर लिखते हैं जिसके जरिए आपने कैश रिसीव की। ये वॉचर नंबर शो करता है वो बिल नंबर जिसके जरिए आपने, वो वॉचर नंबर, वो रसीद नंबर जिसके जरिए आपने कैश पे की है। उस रसीद, उस वॉचर की भी आप तफसीलात इसमें लिख लेते हैं। जो रिसीव साइड है, इसमें अब तमाम किस्म की जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें कैश रिसीव की जाती है, आप उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास मंथ ऑफ जनवरी में हमने बिजनेस स्टार्ट किया फॉर ₹100,000, 1 लाख से कारोबार शुरू किया गया। ये 1 जनवरी की बात हो रही है। फिर 2 जनवरी को फर्नीचर परचेज किया, $20,000 का। 5 जनवरी को हमने रेंट पे किया ₹10,000। 10th जनवरी को हमने गुड्स से परचेज की हैं $15th जनवरी को हमने गुड्स सोल्ड की है, बेची है हमने गुड्स, लेट्स सपोज 150,000 की। 20th जनवरी को रिसीव्ड कमीशन, हमने कमीशन रिसीव की 10,000, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। 30th जनवरी को हमने लेट्स सपोज के पे की है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, लेट्स सपोज उसकी अमाउंट है ₹5,000। अब इन ट्रांजैक्शंस की हमने कैश बुक बनानी है कि कैश बुक में हम देखा कि पूरे मंथ में हमने ये ट्रांजैक्शंस की हैं। इन ट्रांजैक्शंस के बाद अब हमारे पास कैश का बैलेंस कितना है, हम उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे। सबसे पहले बिजनेस स्टार्टेड, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया उसने बिजनेस को ₹100,000 दिए, तो हम यहां लिखेंगे क्योंकि कैपिटल है ओनर का, डेबिट साइड पे 1 जनवरी, डेट आप लिखेंगे पहले 1 जनवरी, कैपिटल अकाउंट बाय 100,000। फिर 2 जनवरी फर्नीचर परचेज किया गया। जब आप फर्नीचर परचेज करते हैं तो आपको अमाउंट पे करनी होती है। आपने अमाउंट पे की फर्नीचर खरीद के, तो आप लिखेंगे यहां पे डेट इसकी सबसे पहले, डेट है इसकी 2nd। क्यों आप कैश पे कर रहे हो, फर्नीचर परचेज किया आपने, तो यहां लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट और अमाउंट इसके लिख लेंगे 20,000। फिर 5 जनवरी को आपने रेंट पे किया, आप पे कर रहे हो तो पेमेंट साइड पे लिखेंगे रेंट अकाउंट बाय अमाउंट ₹10,000। फिर आपने गुड्स परचेज किए, तो गुड्स जब परचेज करते हो तो आप उसकी अमाउंट पे करनी होती है, आपने अमाउंट पे किया आपने, इसकी डेट है 10th जनवरी। आप लिखेंगे गुड्स अकाउंट और परचेजेस अकाउंट, क्योंकि जो गुड्स रीसेल पर्पस के लिए खरीदी जाती हैं उन्हें उनका अल्टरनेट नेम परचेजेस लिखा जाता है और इसकी अमाउंट है ₹5,000। फिर गुड्स सोल्ड, आपने चीजें बेची हैं, ये वो स्टॉक था आपके पास बेसिकली जिसको आपने खरीदा ही इसलिए था कि आप उसको सेल करेंगे। तो 15th जनवरी को
आप स्टॉक ऑफ गुड्स सेल कर रहे हो अमाउंट ₹150,000 से। फिर रिसीव्ड कमीशन 10,000 20th को, क्योंकि आपने रिसीव किया तो इसको रिसीव साइड पे आना चाहिए। अमाउंट ₹10,000। फिर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हो तो 30th जनवरी को अमाउंट ₹5,000। अब जब आपने इन तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद कैश इनफ्लो भी सारा रिकॉर्ड हो गया, कैश आउटफ्लो भी रिकॉर्ड हो गया। अब तीसरी चीज आपने इसमें ये चेक करनी है कि अब आपके पास मंथ कंप्लीट होने के बाद आपके पास कैश बुक का कितना बैलेंस मौजूद है। उस कैश बुक का बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए अमाउंट कॉलम का टोटल करेंगे हम, दोनों साइड्स का टोटल चेक करेंगे। जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा उसे आपने दोनों साइड्स पे, यहां भी और यहां भी लिखना है बराबर और बिल्कुल। जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा उस साइड का टोटल आपने दोनों साइड पे लिखना है। हमारे पास रिसीट साइड का टोटल है 260,000। इस 260,000 को आपने यहां क्रेडिट साइड के भी टोटल कॉलम में लिख लेना है। 260,000 टोटल हमने, हमारे पास इनफ्लो हुआ कैश का। हमें कैश एक मंथ ऑफ जनवरी में हमें 260,000 कैश रिसीव हुई। फिर हमने कुछ कैश पे भी की है 20,000, 30 और 40। 40,000 हमने कैश ड्यूरिंग द मंथ पे की। तो 260,000 में से 40,000 जब आप माइनस कर देंगे तो आपके पास बाकी अमाउंट 220,000 बच जाएगी। ये 220,000 जो आपके पास अमाउंट बच गई है, इसे नाम देंगे बैलेंस कैरिड डाउन। ये मौजूदा हमारे पास कैश मौजूद है अब 220,000। मंथ ऑफ जनवरी में बिजनेस ने 260,000 की कैश रिसीव की, इनफ्लो हुआ 260,000। आउटफ्लो मतलब जो हमने कैश पे की वो है 40,000। अब हमारे पास कैश का बैलेंस मौजूद है 220,000। और यही हम चाह रहे थे कि हमें पता चले कि हमारे पास कैश का बैलेंस कितना मौजूद है। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर की तमाम चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो को आप गौर से सुनेंगे और इस वीडियो को आप लाइक करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है सबसे पहले, ताकि आपके बाकी दोस्त अहबाब भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। जज़ाक।